नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा। साप्ताहिक सभा में हर सप्ताह हम जो भी देश की बड़ी राजनीतिक या कोई और भी घटना होती है उस पर हम चर्चा करते हैं। इस हफ्ते जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो देश एक मुश्किल घड़ी से गुजर रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने 27 पर्यटकों की हत्या कर दी है और इसके बाद से देश में गुस्से का माहौल है और इसका जवाब देने की मांग की जा रही है। तो इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार, मेरे अखबार में, टीवी में संपादक रहे राहुल देव जी। राहुल जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मिलिंद, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। जी, जी। तो राहुल जी, जैसा कि आप जानते हैं कि जो ये पहलगाम में हमला हुआ और उसका जवाब देने की भी भारत तैयारी कर रहा है, बल्कि भारत सरकार ने कुछ कदम भी उठा लिए हैं, जैसे कि जो जल समझौता है, सिंधु जल समझौता है, उसको अभी उसको अबेंस में रखने की बात कही है या और भी कदम उठाए गए हैं। और आज प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि इसका ऐसा जवाब दिया जाएगा कि हमला करने वाले और उनको पनाह देने वाले को जो है वो उन्होंने कल्पना में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन इसके जो सरकार कर रही है उसके इतर एक और बहस सोशल मीडिया पर चल रही है और जिस पर आपने भी टिप्पणी की थी कि जब छत्तीसगढ़ बीजेपी से एक ट्वीट आया कि धर्म पूछा, जाति नहीं पूछी, ये याद रखा जाएगा। तो ये बार-बार सोशल मीडिया पर इस बात को, और ये बात सही भी है, इसमें हम कोई इनकार नहीं कर सकते हैं कि हिंदुओं को अलग किया गया और उन पर हमला कर दिया गया धर्म पूछकर। तो इस सब को आप कैसे देखते हैं, ये जो पूरी घटना हुई है और खास करके जो धर्म पूछकर लोगों को मारा गया है? इसमें तो कोई शक है ही नहीं मिलिंद कि ये पाकिस्तान और उसके प्रायोजित संगठनों द्वारा नियोजित किया गया, करवाया गया एक सुनियोजित आतंकवादी हमला था। और इस्लामी आतंकवाद के का भी इसको कहा जाए, उसका एक बहुत क्रूरतम अब तक का उदाहरण हमारे सामने जो है कश्मीर घाटी में, उसका वैसा हमला था। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि कई सैलानियों को उनका धर्म पूछकर, नाम पूछकर मारा गया। क्योंकि एक जो असम से आए थे, वो शायद अरबी के जी, विद्वान थे और उन्होंने कलमा पढ़ दिया तो उनको छोड़ दिया गया, हालाँकि वो हिंदू थे। जी, ये हमें अभी नहीं मालूम, क्योंकि सारी डिटेल्स अभी नहीं आई हैं, धीरे-धीरे आ रही हैं कि क्या सब लोगों से धर्म पूछकर मारा गया, कुछ लोगों को दूर से मारा गया या सबको बिल्कुल सामने आकर पास से मारा गया। ये अभी ब्यौरा हमारे पास नहीं है, लेकिन कुछ लोगों से तो निश्चित रूप से धर्म पूछकर मारा गया और उनको इसलिए मारा गया कि वो हिंदू थे। जी, और ये भी कहा गया बहुत जो सद्य विवाहिता महिला थी जिसका सुहाग चला गया, उसने कहा कि उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि मुझे भी मारो, उनके बेटे ने भी कहा कि मुझे भी मार दो अगर मेरे पति को मार रहे हो। बेटे ने कहा कि मुझे मार दो। तो उन्होंने कहा नहीं, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, जाके अपनी सरकार को या मोदी को कह देना कि हमने मारा। तो इसमें कोई संदेह नहीं है। जो समस्या की बात है, और मुझे इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार भरपूर और माकूल जवाब इसको देगी और वो अपने तरीके से देगी, अपने समय पर देगी, अपने जहां उसको ठीक लगेगा उस पर देगी। और उसकी तैयारियां चल रही है और मैं समझता हूं कि पूरा देश जानता है कि जवाब तो दिया ही जाएगा और दिया ही जाना चाहिए। इसमें कहीं कोई दो राय किसी की भी कोने में नहीं है। सिर्फ ये है कि ये जो घटना हुई है, चूंकि ये अ, अपने आप में इतनी अलग है और पहली तरह की घटना है कि सैलानियों पर इतनी बड़ी संख्या में हमला किया गया है, तो इसका मतलब जो हमारे रक्षा विशेषज्ञ निकाल रहे हैं वो ये भी है कि पाकिस्तान ने पूरी तैयारी करके, सोच समझ के ये करवाया है, यूं ही नहीं करवा दिया है। यानी जब हमारी ओर से जवाब दिया जाएगा तो उसका जब वो पहले से पाकिस्तान ने एंटिसिपेट कर रखा होगा और तैयारी कुछ कर रखी हुई, ये हमें मानकर चलना चाहिए। जी, तो मुझे पहली बात ये कि अब देश और ये पूरा जो दक्षिण एशिया का, खासतौर पे भारत पाकिस्तान जो दो देश हैं, वो एक बहुत कठिन निकट भविष्य में प्रवेश कर रहे हैं और आगे आने वाले दिन कठिन होंगे। हम सबको उसके लिए तैयार रहना चाहिए शायद।
जी, लेकिन भारत में इस्लामी आतंकवाद और आतंकवादियों द्वारा हमला, लोगों की हत्या, गोली मारा जाना या बम विस्फोट, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। भारत कई दशकों से इस्लामी आतंकवाद का शिकार रहा है और आज भी है। और भी देश रहे हैं, हम भी रहे हैं, और हमने बहुत कीमत चुकाई है उसकी। इस्लामी आतंकवाद एक तथ्य है, एक वैश्विक तथ्य है, इससे भी कोई इनकार नहीं करेगा। हम सब पत्रकार हैं, हम स्वप्नजीवी नहीं हैं। तो ऐसे समय में जब इस तरह का कोई हमला हो हमारे देश पर, तो पहला जो काम हमारा हमारा और आपका, यानी पत्रकारों का, सामान्य हम नागरिक, तो नागरिक होते भी हुए भी हम पत्रकार भी हैं, और हमारा काम एक सामान्य नागरिक की तरह प्रतिक्रिया देना नहीं होता। सोच समझकर, उसका थोड़ा विश्लेषण कर कर तब प्रतिक्रिया करना होता। जी, तो इससे बातें हमें क्या समझनी चाहिए? पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि हम ये सोचने और समझने की कोशिश करें कि पाकिस्तान का इरादा, उसका मकसद इस तरह के हमले का क्या था। जो इरादा मुझे दिखाई देता है वो साफ-साफ ये है, जैसे मैंने लिखा है, जी, कि जिसकी कोशिश वो बहुत सालों से लगातार कर रहा है, अपने अस्तित्व में आने के बाद से ही एक तरह से कर रहा है, कि और 1971 में जब बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान टूटकर, तब उसके बाद से तो और उसकी घृणा भारत के खिलाफ गहरी हो गई, कि हमें भी भारत को के टुकड़े करने हैं, भारत को बांटना है और भारत को अधिक से अधिक चोट पहुंचानी है। जी, भारत को आंतरिक रूप से कमजोर करने का, आपस में लड़ाने का, बांटने का सबसे आसान जरिया है हिंदू मुस्लिम दूरियां बढ़ाना, विद्वेष पैदा करना, उनमें झगड़े पैदा करवाना, हिंसा करवाना और दंगे करवाना। जी, ये सब होता रहा है, ये हमारे इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं। जी, उसमें कई झगड़े स्थानीय कारणों से, छोटे मोटे कारणों से हुए, कुछ सुनियोजित रूप से कराए गए, जी, हम सबको मालूम है। अब जी, ऐसे समय में जो कम से कम जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, जो उसका नेतृत्व करते हैं, चाहे वो राजनीति हो या वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो या दूसरे कार्यक्षेत्र हैं, उनका क्या कर्तव्य बनता है? क्या हम भी उसी तरह की प्रतिक्रिया करें जैसे पाकिस्तान ने करवाना चाहा है, ये घटना करके, ये हमला करवा के? जी, यानी हिंदू मुसलमानों के से नफरत करने लगे, वो नफरत बढ़ जाए और वो उन पर हमला करने लगे और उनके लिए तरह तरह की हिंसक बातें करने लगे और मुसलमान हिंदुओं से लड़ने लगे। जी, यही इरादा है पाकिस्तान का। मैंने ये लिखा कि जी, पाकिस्तान के इस इरादे को अगर हम नहीं समझेंगे और जी, केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया करते रहेंगे कि उसको खूब मिट्टी में मिला दो, नेस्तनाबूद कर दो पाकिस्तान को, और उसको हम उस भारत में रहने वाले, अपने आस पड़ोस में रहने वाले मुसलमानों के खिलाफ अगर हम उसको मोड़ देंगे, तो वही होगा जो पाकिस्तान चाहता है। तब हम जी, पाकिस्तान के मंसूबों को सफल कर रहे होंगे। जी, ऐसे में समझदारी और देशभक्ति का प्रमाण और कसौटी मैं ये मानता हूं कि इस समय हम सब लोग अपने होश कायम रखें, बेहोश ना हो, जोश में रहें, लेकिन जोश को होश के ऊपर ना हावी होने दें, और सोच समझकर एक एक शब्द बोलें और कदम उठाएं। जी। जी, तो राहुल जी, जो आपने कहा कि जोश में होश नहीं खोना चाहिए, लेकिन भावनाएँ इस समय इतनी ज्वार आया हुआ है कि उस कारण से जो पूरा जो बातचीत है, ख़ास करके सोशल मीडिया पे, और जब आप भी पोस्ट करते हैं तो आपको भी लोग जवाब देते हैं, तरह-तरह की बातें करते हैं, ट्रोलिंग होती है। तो माहौल तो यही बन गया, मतलब हम उसको इनकार नहीं कर सकते हैं कि मतलब लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है और वो गुस्सा निकल के आ रहा है। कौन इनकार करेगा? बिल्कुल, वो तो दिख रहा है, सबको दिख रहा है। अभी मेरे पास मेरे एक बड़े भाई के रूप में मेरे रिश्तेदार हैं, उनका अभी ये बातचीत शुरू होने से आधा मिनट पहले एक फ़ोन आया कि क्या तुम पागल हो गए हो या तुम बिल्कुल बिक गए हो उन लोगों के हाथ में, कुछ इस तरह का आया। अभी मैंने पूरा पढ़ भी नहीं पाया उसको। जी, तो मेरे मेरे मित्र मुझे इस तरह की बातें कर रहे हैं और मुझे गालियाँ, और मेरे माँ को और मेरी बेटियों को और पत्नी को, और वो सब कुछ हो रहा है। वो मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे जितने भी लोग हैं जो इस समय होश की बात कर रहे हैं, उन सबको एक जैसी गालियाँ दी जा रही। लेकिन उन गालियों के बावजूद मैं ये जानता हूँ कि मैं ये गालियाँ दी ही जाएँगी और हमें इसको सहन करना होगा, क्योंकि ये आक्रोश हम समझ सकते हैं। मनुष्य हैं, हम सब मनुष्य हैं, और जब चोट लगती है, हृदय पर आघात होता है, हम आहत होते हैं, हमारा मन आहत होता है, तो आक्रोश में हम कई तरह की बातें कहते हैं। हम उत्तेजित होते हैं, हम बदला भी लेना चाहते हैं।
लेकिन क्या, मैं फिर देश के प्रबुद्ध वर्ग पर आता हूँ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिनके पास विवेक थोड़ा कम है, या जो इनको ये जो जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है दक्षिण एशिया की, भारत और पाकिस्तान की, और इसके एक एक बड़े झगड़े के, बड़े भारत पाकिस्तान संघर्ष के जो निहितार्थ हैं, जो परिणाम हैं, उनके बारे में ज़्यादा नहीं उन्होंने सोचा है। अपने देश के भविष्य के बारे में जो उन्होंने गहराई से नहीं सोचा है, उनकी ऐसी प्रतिक्रिया हो तो समझी जा सकती है, लेकिन हमारा काम और सभी प्रबुद्ध वर्गों का काम और नेतृत्व में बैठे हुए सभी लोगों का काम है इन भावनाओं को थोड़ा शांत करना, और ये सुनिश्चित करना कि ये आक्रोश, प्रतिशोध और प्रतिहिंसा में न बदले। आप कल्पना कीजिए कि अगर देश में ये फैल गया और ये और भावनाएं उग्र होती गई, जैसे हमारे बहुत सारे बड़े मीडिया चैनल और उनके एंकर ये कराने में लगे हैं, बहुत सारे नेता करवाने में लगे हैं, ऐसे ऐसे लोग इसको और भड़काने में लगे हैं जिनसे हम अपेक्षा नहीं करते, तो फिर हमारे अगर शहर शहर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले झगड़े होने लगे, हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे, तो ये देश कैसे चलेगा? हम बाहर के शत्रुओं का, बाहर की चुनौतियों का, पाकिस्तान का भी और बाकी सब का जो हमारी चुनौतियां हैं, उनका हम सामना कैसे कर पाएंगे? आपस में लड़ता हुआ दो जो सबसे बड़े समुदाय हैं भारत में, हिंदू और मुसलमान, वो अगर उनकी एक बहुत बड़ी संख्या बहुत बड़ी बहुत सारी जगहों पर लड़ने लग गई, एक दूसरे से शारीरिक रूप से हिंसा करने लग गई, तो देश कैसे चलेगा? देश का क्या होगा? हम बचेंगे कैसे? हम बढ़ेंगे कैसे? हमारे विकास का क्या होगा? और हम अपने को सुरक्षित भी कैसे रख पाएंगे? तो मैं ये अपेक्षा करता हूं कि हर समझदार व्यक्ति को ये पूछना चाहिए अपने आप से और बाकी सबसे कि भाई, हम इस उग्रता को कितना आगे बढ़ने दें, आखिर कि हमारी अपनी सुरक्षा, हमारी अपनी शांति और हमारी जो भारत की एक राष्ट्रीय सामाजिक एकता है, वो खंडित ना हो। तो राहुल जी, इसके साथ एक और चीज चल रही है जो खास करके व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पर, कि जो देश का धर्मनिरपेक्ष कैरेक्टर है उस पर भी सवाल उठाया जा रहा है। जैसे कहा जा रहा है कि जिन्होंने वक्फ कानून का विरोध किया वो इसके लिए जिम्मेदार है, या सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है जिसने जम्मू कश्मीर में चुनाव करने के लिए बाध्य किया सरकार को। तो ये भी एक तरह की चर्चा हो रही है। देखिए, मैं इस मौके पर मिलिंद ये चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन आपने ये सवाल उठाया तो कहना पड़ेगा कि जो पहला सवाल पूछने लायक है वो ये है, किसने करवाया, इसके लिए दोषी कौन है, उस पर मैं आता हूं। जो कहा जा रहा है मैं भी देख रहा हूं, सुन रहा हूं कि पहलगाम कश्मीर के सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थानों में से एक है, सब जानते हैं। कश्मीर जाने वाला हर व्यक्ति पहलगाम जाना चाहता है, वो जगह ही ऐसी है। और वहां पर पिछले 3 सालों में सरकार खुद आंकड़े दे रही है कि 2021 में या 22 में शायद 1000 सैलानी गए, उसके अगले साल 2000 सैलानी गए, शायद पिछले साल 23 या 24 में 3000 तक, 2 से 2500 3000 के बीच में सैलानी गए। जहां इतनी बड़ी संख्या में हर साल सैलानी जा रहे हैं, उस जगह पर कम से कम 20 मिनट तक आतंकवादियों ने गोलियां चलाई। उनकी आवाज आप काफी बड़े इलाके में फैली होगी। वहां पर एक भी सिपाही नहीं था। पहलगाम शहर से उस जगह तक जाने का जो आधे घंटे का पैदल या खच्चर से रास्ता है, उसमें एक भी पुलिस पोस्ट नहीं थी, कोई चौकी नहीं थी, कोई एक पुलिस वाला, सेना वाला, बीएसएफ वाला कोई नहीं था। इससे हम क्या समझें? ये क्या है? सारे सुरक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर है। ये अब ये सूचनाएं आ रही है कि आतंकवादी जिन्होंने मारा है वो 7 लोग थे, उसमें से कम 3 या 4 पाकिस्तान से आए थे, जिनके पास बहुत आधुनिक हथियार थे। उनको भारत में आए हुए यानी कश्मीर आए हुए 15 दिन बीत चुके हैं। उनकी मूवमेंट की कोई सूचना नहीं मिली क्या? तो हमारी इंटेलिजेंस नेटवर्क हमारा क्या कर रहा था? 10 साल से तो वहाँ मतलब 5 साल तो 170 370 को हटे हुए हो गए, और पूरी तरह से केंद्र सरकार का वहां पर कब्जा है, चप्पे चप्पे पर नजर है। इतने बड़े बड़े दावे हैं स्थिति के सामान्य होने के, बुलावे हैं लोग देश भर से जाएं और वहां वो करें। ये हुआ कैसे? कैसे हो गया? किसकी चूक है? किसी से तो चूक हुई। आतंकवादियों ने मारा, पाकिस्तान ने करवाया, जश्न तोयबा ने करवाया, लश्कर तोयबा ने करवाया, ये सब तो मालूम है हमें। जी। लेकिन
कैसे हो सका ये, उसके पीछे एक इतनी बड़ी जो विफलता है गुप्तचर सूचनाओं की हमारी, उसको स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं पूछना तो पड़ेगा। 2000 लोग, जैसे वहां जो लोग सैलानी लौट के आए हैं वहां से बता रहे हैं कि उस समय वहां 1,500 से 2,000 लोग मौजूद थे उस समय, दोपहर का समय था। तो इसका मतलब है कि ये 1,000 से 1,500 2,000 लोग पिछले जब से मौसम खुला है, अच्छा मौसम है, सैलानी जा रहे हैं, लगभग रोज जा रहे होंगे वहां पर। यानी इतनी भीड़ वहां पर रोज इकट्ठी हो रही होगी सैलानियों की, तो उसके बावजूद कोई वहां पर पुलिस नहीं, कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं, कोई सेना नहीं, कोई टुकड़ियां नहीं। ये मेरी समझ से परे है। तो ये जिसको अंग्रेजी में हम कहेंगे एक मॉन्यूमेंटल फेलियर है। ये सवाल उठाना भी आज एक तरह से कि ऐसे समय में अगर कोई सवाल भी उठा रहा है तो उसको देशद्रोही कहा जा रहा है, जबकि हमने आपके साथ ही देखा जब 92-93 में मुंबई में बम ब्लास्ट हुए थे या उसके बाद भी हमले हुए हैं, आतंकी हमले, तो हमेशा सवाल पूछे गए हैं। लेकिन अब ये है कि अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो आप पर ही, आपके देशभक्ति पर ही सवाल उठा रहे हैं। अब भाई ये मतलब एक नई तरह की देशभक्ति अब फैलाई जा रही है। देशभक्ति का मतलब ये है कि कोई सवाल ना पूछे, पत्रकार भी कोई सवाल ना करे, मीडिया भी सवाल ना करे, केवल आरती उतारे, केवल अ, उनको कटघरे में खड़ा करे जो सवाल पूछ रहे हैं या जो अ, किसी भी तरह से सरकारी लाइन से हट कर कुछ कह रहे हैं और लिख रहे हैं। और अब कोशिश जो साफ दिख रही है कि हमारे एक संसद सदस्य हैं जिन पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, दुबे जी, उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक तो पहले कि देश के सारे गृह युद्धों के लिए सर्वोच्च न्यायालय को और सर्वोच्च न्यायाधीश को जिम्मेदार ठहरा दिया नाम लेकर। ये अपने आप में असाधारण और भयानक रूप से बड़ी बात है कहने के लिए। आरोप है, ये सीधा आरोप है, नाम लेकर किया गया है, ये कोई सामान्य बयान नहीं है राजनीति का, इसलिए उस पर एक कार्रवाई बनती है। अब वो कह रहे हैं कि संविधान से धारा 26 और 29 को ही हटा देना चाहिए। मैं नहीं जानता कि क्या ये ऐसा करने की तैयारी है, उनसे कहलवाया जा रहा है, क्योंकि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, सिवा अब उनको उन पार्टी अध्यक्ष ने ये कह दिया कि हमारा वो उनकी निजी राय है, हम इससे सहमत नहीं है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो उससे ज्यादा अब उग्रतर बातें कर रहे हैं खुलकर। तो इरादा क्या है हम नहीं जानते, लेकिन उससे शंका होती है कि क्या वो धाराएं, संविधान के अनुच्छेद और धाराएं जो उसकी बुनियादी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं, जिनके बारे में केशवानंद भारती केस के बाद से लगातार हर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने, बेंच ने जिनके कहा है कि इनको छुआ नहीं जा सकता, इनको बदला नहीं जा सकता, क्या उस बेसिक स्ट्रक्चर को भी बदलने की और कमजोर करने की तैयारी है? हम नहीं जानते, लेकिन ये डर हमें लग रहा है। और ये भी दिख रहा है कि इस घटना की जिम्मेदारी की जो प्राथमिक जिम्मेदार हैं, जो जवाबदेह हैं, जिनसे हमें उत्तरों की अपेक्षा है, व्याख्या की अपेक्षा है, उनसे हटाकर ध्यान या तो सुप्रीम कोर्ट पर या कुछ और लोगों पर और चीजों पर डाला जाए। और हमारे दुर्भाग्य से हमारे आपके बहुत से व्यावसायिक साथी, हमारे प्रोफेशनल जो साथी हैं, कलीग्स हैं, जो अपने को पत्रकार कहते हैं, लेकिन मैं तो कुछ और कहूंगा, अभी आपके शो पे शायद मैं कहूँ तो ठीक ही होगा, वो पत्रकार नहीं रहे, वो भी इस कोशिश में लगे हुए हैं। ये डिफ्लेक्ट करने की बहुत साफ साफ एक बड़ी पारदर्शी रणनीति है कि आप सुप्रीम कोर्ट को कहें कि साहब 370 पर आपको इतना समय लगाने की जरूरत ही क्या थी? सरकार ने एक फैसला ले लिया, उसको चुपचाप मान लेते। सुप्रीम कोर्ट मजबूर है, अगर उसके पास कोई रेफरेंस आता है, कोई याचिका की जाती है तो उसको सुनना पड़ेगा, वो मजबूर है उसको सुनने के लिए। और चुनाव करवा के अब चुनाव को भी अनावश्यक बताया जा रहा है हमारे जम्मू कश्मीर में। और कमाल यह है, कोई ये सवाल नहीं पूछ रहा है कि हमारे गृहमंत्री जी अभी जब इस घटना के बाद श्रीनगर गए और उसके बाद उन्होंने वहां पे सुरक्षा व्यवस्था की एक मीटिंग ली, उस मीटिंग में वहां के जम्मू कश्मीर के चुने हुए मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया गया। आप चुने हुए प्रतिनिधियों की सरकार और उसके मुख्यमंत्री को, जो सबसे महत्वपूर्ण बैठक है सुरक्षा के लिहाज से, उसमें आप नहीं बुला रहे हैं, तो इसका क्या संदेश दे रहे हैं आप? आप ये संदेश
देश के लिए तो है ये। जिन लोगों ने इस सरकार को चुना है, उसको वोट दिए हैं, आप उनको ये संदेश दे रहे हैं कि हम आपकी कोई परवाह नहीं करते, हम आपकी पूरी उपेक्षा करते हैं। आप हमारे लिए महत्व नहीं रखते। हमें हमें हमारे काम के सिर्फ यही 4-5 लोग हैं, जिनके साथ जी, हमें आगे की रणनीति तय करनी है। बिना स्थानीय लोगों की मदद के, जी, बिना स्थानीय प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों और विधायकों की और दूसरे कार्यकर्ताओं की मदद से क्या कश्मीर में या कहीं भी आतंकवाद पर उसका मुकाबला किया जा सकता है? जी, क्या केवल सेना और पुलिस के भरोसे हम एक पूरे इतने महत्वपूर्ण प्रदेश को और उसके लोगों को शांत कर सकते हैं, अपने साथ मिला सकते हैं, जी, उनमें भारत और अपने लिए प्रेम पैदा कर सकते हैं? ये कैसी रणनीति है, कैसी राजनीति है? समझ से परे है। ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा है। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद राहुल जी इस बातचीत के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे वरिष्ठ पत्रकार, पूर्व संपादक राहुल देव जी। राहुल जी का ये कहना है कि देश के सामने जो संकट आया है, उसका जवाब देने में सरकार सक्षम है, लेकिन जो पाकिस्तान की मंशा है कि हमें बाँटा जाए धर्म के आधार पर, उस ट्रैप में हमें नहीं फँसना चाहिए। और जहाँ तक बात सुरक्षा में चूक हुई है, इस तरह के अगर आप सवाल पूछ रहे हैं, तो सरकार से अगर जब सवाल पूछे जाते हैं, तो उसका जवाब दिया जाना चाहिए। एक बार फिर से साप्ताहिक सभा का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।